Why people influence each other। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही माहौल बदल देते हैं? कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी प्रभाव डाल देते हैं और कुछ लोग बोलते तो बहुत हैं लेकिन असर नहीं छोड़ते। सवाल यह है, क्या प्रभाव केवल शब्दों से बनता है या फिर हमारे शरीर, ऊर्जा और व्यवहार से भी? बुक 2 हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि प्रभाव केवल तकनीक नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का खेल है। इंट्रोडक्शन टू बुक 2, NLP एंड बॉडी लैंग्वेज। इस किताब का दूसरा भाग मुख्य रूप से 2 विषयों पर केंद्रित है, NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और बॉडी लैंग्वेज। लेखक ये बताता है कि हम केवल शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों से संवाद करते हैं। हमारी मुद्रा, चेहरे के भाव, आवाज की टोन और यहां तक कि हमारी सांस लेने की गति भी संदेश देती है। आज की दुनिया में जहां नेटवर्किंग, इंटरव्यू, रिश्ते और नेतृत्व महत्वपूर्ण है, ये समझना जरूरी हो जाता है कि हम दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं और खुद को कैसे बदल सकते हैं। इस पहले भाग में हम समझेंगे दैनिक जीवन में हेरफेर क्या है, खुद को प्रभावित करने का मतलब क्या है और भावनात्मक स्थिति कैसे बदली जा सकती है। What is manipulation in daily life? किताब यह स्पष्ट करती है कि हर प्रभाव नकारात्मक नहीं होता। कभी कभी हम किसी को प्रेरित करते हैं, कभी समझाते हैं, कभी दिशा देते हैं। लेकिन जब उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ हो और दूसरे की स्वतंत्रता कम हो जाए तो वही प्रभाव हेरफेर बन सकता है। यह अंतर समझना महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में हेरफेर सूक्ष्म हो सकता है, जैसे किसी की भावनाओं को भांपकर प्रतिक्रिया बदलना या बातचीत को एक खास दिशा में मोड़ देना। यह समझना जरूरी है कि प्रभाव एक शक्ति है और हर शक्ति जिम्मेदारी मांगती है। मैनिपुलेटिंग योरसेल्फ फॉर ग्रोथ। किताब एक दिलचस्प विचार प्रस्तुत करती है। अगर आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं तो क्या आप खुद को प्रभावित कर सकते हैं? लेखक कहता है कि स्वयं प्रभाव यानी सेल्फ मैनिपुलेशन व्यक्तिगत विकास का आधार बन सकता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को नई दिशा दे सकें तो आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर असफलता को सीख के रूप में देखना शुरू करें तो आपका व्यवहार बदलने लगेगा। यह दृष्टिकोण बदलने की शक्ति है। द रोल ऑफ परसेप्शन एंड मीनिंग। NLP का एक मुख्य सिद्धांत है, घटनाएं स्वयं में तटस्थ होती हैं। हम उन्हें जो अर्थ देते हैं वही हमारे अनुभव को बनाता है। एक असफल इंटरव्यू को आप हार मान सकते हैं या अगली तैयारी का संकेत। घटना वही है लेकिन अर्थ अलग है। जब अर्थ बदलता है तो भावनात्मक प्रतिक्रिया भी बदलती है और जब भावनात्मक प्रतिक्रिया बदलती है तो भविष्य का व्यवहार भी बदल जाता है। चेंजिंग इमोशनल स्टेट्स विद अवेयरनेस। किताब ये बताती है कि भावनात्मक स्थिति स्थायी नहीं होती। हम अपनी शारीरिक मुद्रा बदलें, सांस की गति बदलें तो भावनात्मक स्थिति भी बदल सकती है। अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास की मुद्रा अपनाता है तो उसका मन भी धीरे धीरे उसी स्थिति में आने लगता है। यही शरीर और मन के बीच का संबंध है। यही कारण है कि बॉडी लैंग्वेज केवल दूसरों को संदेश देने का माध्यम नहीं है, यह स्वयं को प्रभावित करने का भी तरीका है। अब तक हमने समझा कि प्रभाव केवल बाहरी नियंत्रण नहीं है, यह आत्मनियंत्रण भी है। हमने देखा कि दृष्टिकोण बदलने से अनुभव बदलता है और शरीर बदलने से मन बदल सकता है। लेकिन NLP वास्तव में काम कैसे करता है? यह तकनीक किन सिद्धांतों पर आधारित है और इसे व्यवहार में कैसे लागू किया जाता है? अगले भाग में हम NLP की मूल संरचना समझेंगे कि भाषा, सोच और अनुभव के बीच क्या संबंध है। हाउ लैंग्वेज शेप्स रियलिटी। क्या आपने कभी गौर किया है कि 2 लोग एक ही घटना का अलग अलग वर्णन करते हैं और दोनों को लगता है कि वे सही हैं? ये केवल याददाश्त का अंतर नहीं है, ये भाषा और अनुभव की संरचना का अंतर है। हम दुनिया को सीधे नहीं देखते, हम उसे अपने अनुभव, विश्वास और शब्दों के माध्यम से देखते हैं। और यही वो जगह है जहां NLP शुरू होता है। What is NLP really? NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सरल शब्दों में यह अध्ययन है कि हमारी सोच, भाषा और व्यवहार एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। न्यूरो यानी हमारे तंत्रिका तंत्र और मानसिक प्रक्रियाएं। लिंग्विस्टिक यानी भाषा, शब्द और संचार। प्रोग्रामिंग यानी वे पैटर्न जो बार बार दोहराकर आदत बन जाते हैं।
किताब बताती है कि अगर हम इन तीनों के संबंध को समझ लें तो हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं और दूसरों के साथ संवाद को प्रभावी बना सकते हैं। द मैप इज नॉट द टेरिटरी। एनएलपी का एक मूल सिद्धांत है, मैप वास्तविकता नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि हम जो दुनिया देखते हैं वो पूरी वास्तविकता नहीं होती, वो केवल हमारी मानसिक व्याख्या होती है। अगर किसी व्यक्ति को भीड़ में असुरक्षा महसूस होती है तो उसके लिए भीड़ खतरा हो सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वही भीड़ अवसर हो सकती है। घटना समान है, अनुभव अलग है। इसलिए एनएलपी हमें सिखाता है कि हम अपने मैप को पहचानें और आवश्यक हो तो उसे बदलें। सेंसरी सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स। किताब ये भी बताती है कि लोग अलग-अलग इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। कुछ लोग दृश्य संकेतों पर अधिक ध्यान देते हैं। वे कहते हैं, मुझे साफ दिख रहा है। कुछ लोग श्रव्य अनुभव से जुड़ते हैं। वे कहते हैं, ये बात ठीक नहीं लग रही। कुछ अभावनात्मक अनुभव से, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। जब आप समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस शैली में सोचता है, तो आप अपनी भाषा उसी के अनुसार ढाल सकते हैं। ये केवल तकनीक नहीं है, ये समझ और अनुकूलन है। रेपोर, द साइंस ऑफ कनेक्शन। एनएलपी में रेपोर एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। रेपोर का मतलब है ऐसा संबंध जहां दोनों लोग सहज और जुड़ा हुआ महसूस करें। जब दो लोगों की शारीरिक मुद्रा, आवाज की गति और बोलने का पैटर्न समान हो तो मानसिक जुड़ाव बढ़ता है। ये जुड़ाव स्वाभाविक रूप से भरोसा बनाता है और भरोसा प्रभाव की नींव है। मिररिंग एंड मैचिंग इन प्रैक्टिस। रेपो बनाने की एक तकनीक है मिररिंग और मैचिंग। अगर सामने वाला व्यक्ति धीरे बोल रहा है तो आप भी अपनी गति कम करें। अगर वो सीधा बैठा है तो आप भी स्थिर मुद्रा रखें। ये नकल नहीं है, ये तालमेल है। जब दो लोग समान गति में होते हैं तो संवाद सहज हो जाता है। किताब ये स्पष्ट करती है कि इसका उद्देश्य नियंत्रण नहीं बल्कि संचार को प्रभावी बनाना होना चाहिए। ट्रांजिशन टू इमोशनल स्टेट शिफ्टिंग। अब तक हमने समझा कि भाषा हमारी वास्तविकता को आकार देती है, हमारा मैप हमारी प्रतिक्रिया तय करता है और रेपोर संबंध की नींव है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तत्व है, भावनात्मक स्थिति। अगर भाषा और रेपोर प्रभाव की संरचना है तो भावनात्मक स्थिति उसकी ऊर्जा है। अगले भाग में हम समझेंगे कि भावनात्मक स्थिति को कैसे बदला जा सकता है और ये परिवर्तन हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। ये किताब सिखाती है कि दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वो है, बल्कि वैसी होती है जैसा हम उसे देखते हैं। क्या आपका मैप आपको सीमित कर रहा है? अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Why emotional state changes everything? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही व्यक्ति अलग-अलग परिस्थितियों में बिल्कुल अलग व्यवहार करता है? कभी आत्मविश्वासी, कभी असुरक्षित, कभी शांत, कभी आक्रामक। क्यों? क्योंकि व्यवहार केवल व्यक्तित्व का परिणाम नहीं है, ये भावनात्मक स्थिति का परिणाम है। बुक 2 इस बात पर जोर देती है कि अगर आप भावनात्मक स्थिति समझ लें तो आप व्यवहार समझ सकते हैं। What is a state in NLP? NLP में स्टेट यानी भावनात्मक और मानसिक स्थिति, ये वो आंतरिक स्थिति है जो किसी क्षण में आपके सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को तय करती है। अगर आप प्रेरित हैं तो चुनौतियां अवसर लगेंगी, अगर आप भय में हैं तो वही चुनौतियां खतरा लगेंगी। घटना वही है, स्टेट बदलता है तो प्रतिक्रिया बदलती है। फिजियोलॉजी एंड इमोशन कनेक्शन। किताब ये स्पष्ट करती है कि शरीर और मन गहराई से जुड़े हैं। अगर आप झुक कर बैठते हैं, धीमी सांस लेते हैं और नीचे देखते हैं तो आपका मन भी कम ऊर्जा महसूस कर सकता है। लेकिन अगर आप सीधा खड़े हों, गहरी सांस लें और आंखों का संपर्क बनाए रखें तो आत्मविश्वास की भावना बढ़ सकती है। इसका मतलब ये है कि हम केवल भावना के कारण मुद्रा नहीं बदलते, कई बार मुद्रा बदलने से भावना बदलती है। एंकरिंग पॉजिटिव स्टेट्स। एनएलपी की एक प्रमुख तकनीक है एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब है किसी सकारात्मक भावनात्मक स्थिति को एक विशेष संकेत के साथ जोड़ देना। उदाहरण के लिए, अगर किसी विशेष गाने से आपको ऊर्जा मिलती है तो वो गाना एक एंकर बन सकता है।
अगर किसी विशेष मुद्रा में खड़े होने से आत्मविश्वास बढ़ता है तो वो मुद्रा आपका एंकर बन सकती है। जब आप उस एंकर को दोहराते हैं तो आपका मन उसी भावनात्मक स्थिति को सक्रिय कर सकता है। ये अभ्यास और जागरूकता से संभव है। ब्रेकिंग नेगेटिव इमोशनल पैटर्न्स। कई बार नकारात्मक भावनाएं आदत बन जाती हैं, जैसे हर आलोचना पर तुरंत रक्षात्मक होना, हर असफलता पर निराश हो जाना। एनएलपी सुझाव देता है कि अगर आप अपनी भावनात्मक पैटर्न पहचान लें तो आप उन्हें तोड़ सकते हैं। पहला कदम है ध्यान देना कि कब आपकी स्थिति बदलती है। दूसरा कदम है उस क्षण में नई प्रतिक्रिया चुनना। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। चेंजिंग अदर्स इमोशनल स्टेट्स थ्रू कम्युनिकेशन। किताब बताती है कि जब आप किसी की भावनात्मक स्थिति समझते हैं तो आप संवाद की दिशा बदल सकते हैं। अगर सामने वाला तनाव में है तो पहले उसकी स्थिति शांत करनी होगी। अगर कोई उत्साहित है तो उसी ऊर्जा के साथ संवाद करना बेहतर होगा। यही समायोजन ही प्रभाव की कला है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, उद्देश्य सहयोग होना चाहिए, नियंत्रण नहीं। जब संवाद सम्मानजनक होता है तो प्रभाव सकारात्मक बनता है। अब तक हमने समझा कि भावनात्मक स्थिति व्यवहार तय करती है। शरीर और मन जुड़े हैं। एंकरिंग से स्थिति बदली जा सकती है, लेकिन संवाद केवल स्थिति से नहीं बनता। शब्दों की संरचना, प्रश्न पूछने की शैली और बातचीत को दिशा देने की कला भी महत्वपूर्ण है। अगले भाग में हम समझेंगे कि उन्नत संचार तकनीकें कैसे प्रभाव को और गहरा बना सकती हैं। Why some conversations change lives? क्या आपने कभी ऐसी बातचीत की है जिसके बाद आपका नजरिया बदल गया? और क्या आपने ये भी देखा है कि कुछ बातचीतें केवल समय गुजारने जैसी लगती हैं? फर्क केवल विषय का नहीं होता, फर्क होता है प्रश्नों का, शब्दों का और दिशा का। बुक 2 बताती है कि संवाद केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं है, ये दिशा तय करने की प्रक्रिया है। द पावर ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं तुम क्यों असफल हुए, तो ये अलग प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अगर आप पूछें तुमने इस अनुभव से क्या सीखा, तो प्रतिक्रिया अलग होगी। घटना वही है, प्रश्न बदलते ही सोच बदल जाती है। एनएलपी इस बात पर जोर देता है कि सही प्रश्न व्यक्ति के मानसिक फ्रेम को बदल सकते हैं। लीडिंग वर्सेस ओपन क्वेश्चंस। किताब 2 प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करती है। ओपन प्रश्न जो व्यक्ति को विस्तार से सोचने का अवसर देते हैं। लीडिंग प्रश्न जो सोच को एक दिशा में ले जाते हैं। उदाहरण, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बेहतर विकल्प है? यह प्रश्न स्वतंत्र नहीं है, ये दिशा दे रहा है। संवाद में यह अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि यही फर्क प्रभाव और नियंत्रण के बीच रेखा खींचता है। फ्रेमिंग द कॉन्वर्सेशन। फ्रेमिंग का अर्थ है किसी विषय को एक विशेष संदर्भ में प्रस्तुत करना। अगर आप किसी चुनौती को समस्या कहेंगे तो मानसिक प्रतिक्रिया अलग होगी। अगर उसी को अवसर कहेंगे तो प्रतिक्रिया बदल जाएगी। किताब बताती है कि शब्द केवल वर्णन नहीं करते, वे अनुभव बनाते हैं। जब आप फ्रेम बदलते हैं तो आप सोच की दिशा बदलते हैं। लैंग्वेज पैटर्न्स इन एनएलपी। एनएलपी में कुछ विशेष भाषा पैटर्न का उल्लेख किया गया है, जैसे अस्पष्ट वाक्य जो व्यक्ति को स्वयं अर्थ भरने देते हैं, सकारात्मक सुझाव जो प्रत्यक्ष आदेश जैसे नहीं लगते, भावनात्मक शब्द जो प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं। लेकिन लेखक ये स्पष्ट करता है कि इन पैटर्न का उद्देश्य समझ और प्रभाव को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि धोखा देना। भाषा एक उपकरण है, उसे कैसे उपयोग करना है ये नैतिकता तय करती है। लिसनिंग एज अ स्ट्रेटेजिक स्किल। अक्सर हम बोलने पर ध्यान देते हैं, लेकिन किताब बताती है कि सुनना अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप सच में सुनते हैं तो आप सामने वाले के शब्दों के साथ साथ उसकी भावनाओं और इरादों को भी समझते हैं। सक्रिय सुनना रैपोर्ट को गहरा करता है। जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसे समझा गया है तो वो अधिक खुलकर बात करता है, और खुलापन ही प्रभाव की जमीन तैयार करता है। अब तक हमने सीखा कि प्रश्न, फ्रेमिंग और भाषा संवाद को दिशा देते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन केवल शब्दों से नहीं चलता। मुद्रा, ऊर्जा, आत्मविश्वास और सामाजिक संकेत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कि सामाजिक गतिशीलता, आकर्षण और पहली छाप कैसे बनती है और इन्हें जागरूकता के साथ कैसे सुधारा जा सकता है। ये किताब सिखाती है कि सही प्रश्न सही दिशा तय करते हैं। क्या आप अपनी बातचीत से लोगों की सोच बदल रहे हैं या केवल शब्द बोल रहे हैं? अगर ये विचार आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Why first impressions matter?
क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी से मिलते ही आपने उसके बारे में राय बना ली, और शायद वही व्यक्ति आपके बारे में भी? पहली छाप अक्सर कुछ सेकंड में बन जाती है और कई बार वो लंबे समय तक बनी रहती है। बुक 2 ये बताती है कि पहली छाप केवल शब्दों से नहीं बनती, यह आपके व्यवहार, मुद्रा और ऊर्जा से बनती है। द साइंस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका मस्तिष्क तुरंत संकेतों का विश्लेषण करता है। क्या यह व्यक्ति सुरक्षित है? क्या यह आत्मविश्वासी है? क्या यह भरोसेमंद है? ये निर्णय सचेत रूप से नहीं लिए जाते, ये अवचेतन स्तर पर होते हैं। इसलिए आपका खड़ा होना, आपकी चाल, आपकी आंखों का संपर्क सब संदेश भेजते हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंट सिग्नल्स। किताब विस्तार से बताती है कि बॉडी लैंग्वेज मौन संचार है। सीधा खड़ा होना स्थिरता का संकेत है। हल्की मुस्कान खुलापन दिखाती है। आंखों का संतुलित संपर्क आत्मविश्वास दिखाता है। इसके विपरीत लगातार नजरें झुकाना असुरक्षा दिखा सकता है। बहुत अधिक आक्रामक मुद्रा दूरी पैदा कर सकती है। बॉडी लैंग्वेज शब्दों को समर्थन भी दे सकती है और विरोध भी। इसलिए संदेश केवल बोलकर नहीं, दिखाकर भी दिया जाता है। कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। किताब ये स्पष्ट करती है कि आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर है। आत्मविश्वासी स्थिर और शांत होता है। अहंकार असुरक्षा को छिपाने की कोशिश करता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति को दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती। वो स्पष्ट बोलता है, लेकिन सुनता भी है। जब आत्मविश्वास संतुलित होता है तो आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। सोशल अवेयरनेस एंड रीडिंग द रूम। सामाजिक बुद्धिमत्ता का अर्थ है परिस्थिति को समझना। किसी औपचारिक बैठक में आपकी ऊर्जा अलग होनी चाहिए, दोस्तों के बीच अलग। किताब ये बताती है कि रूम पढ़ना यानी माहौल समझना प्रभावी संवाद का हिस्सा है। अगर समूह शांत है तो अत्यधिक ऊर्जावान होना असंतुलन पैदा कर सकता है। अगर समूह उत्साहित है तो बहुत धीमी ऊर्जा आपको अलग कर सकती है। अनुकूलन ही सामाजिक सफलता का आधार है। अट्रैक्शन एंड इमोशनल कैलिब्रेशन। आकर्षण केवल बाहरी रूप से नहीं बनता, ये भावनात्मक तालमेल से बनता है। जब दो लोग समान भावनात्मक गति में होते हैं तो जुड़ाव बढ़ता है। एनएलपी इसे कैलिब्रेशन कहता है। सामने वाले की स्थिति को पढ़कर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देना। ये नकल नहीं है, ये संवेदनशीलता है। जब सामने वाला समझा हुआ महसूस करता है तो संवाद सहज हो जाता है। अब तक हमने समझा कि पहली छाप आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता प्रभाव का सकारात्मक पक्ष है। लेकिन हर संवाद सहज नहीं होता। कभी कभी मतभेद होते हैं, कभी टकराव। अगले भाग में हम समझेंगे कि संघर्ष की स्थिति में कैसे शांत रहना है, कैसे सीमाएं बनानी है और कैसे सम्मान बनाए रखना है। Why conflict is inevitable? हर रिश्ते में, हर कार्यस्थल में और हर सामाजिक वातावरण में संघर्ष होना स्वाभाविक है। मतभेद कमजोरी का संकेत नहीं है, लेकिन उसे संभालने का तरीका आपकी परिपक्वता और प्रभाव तय करता है। बुक 2 ये बताती है कि संघर्ष में जीतना हमेशा सामने वाले को हराना नहीं होता। कई बार जीत का अर्थ होता है सम्मान बनाए रखना। इमोशनल कंट्रोल ड्यूरिंग डिसएग्रीमेंट। जब कोई आपसे असहमत होता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया भावनात्मक होती है। रक्षा करना, आवाज ऊंची करना या तुरंत विरोध करना। लेकिन किताब सुझाव देती है कि संघर्ष के दौरान भावनात्मक स्थिति को स्थिर रखना आवश्यक है। अगर आप अपनी आवाज शांत रखें, अपनी मुद्रा संतुलित रखें और सामने वाले की बात पूरी सुने तो आप नियंत्रण में रहते हैं। संघर्ष में शांत व्यक्ति अधिक प्रभावी होता है। टेक्निक्स टू विन कॉन्फ्लिक्ट्स विदाउट अग्रेशन। किताब कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती है। पहला, व्यक्ति पर नहीं, विषय पर बात करें। दूसरा, प्रश्न पूछें, आरोप न लगाएं। तीसरा, सामने वाले के दृष्टिकोण को स्वीकार करें, भले ही आप सहमत न हो। उदाहरण के लिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण अलग है। ये भाषा टकराव को कम करती है और संवाद को खुला रखती है। जब आप आक्रामक नहीं होते तो सामने वाला भी रक्षात्मक कम होता है। एस्टैब्लिशिंग हेल्दी बाउंड्रीज। संघर्ष अक्सर तब बढ़ता है जब सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। किताब ये स्पष्ट करती है कि सीमा का मतलब है आप किस व्यवहार को स्वीकार करेंगे और किसे नहीं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी बात काटता है तो शांत तरीके से कहना
कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। एक स्वस्थ सीमा है। सीमाएं कठोरता नहीं है, वे आत्मसम्मान का संकेत हैं। रिस्पॉन्डिंग इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया में अंतर है। रिएक्शन तत्काल और भावनात्मक होती है, रिस्पॉन्स विचारशील और संतुलित। जब आप रुक कर सोचते हैं तो आप स्थिति को नियंत्रित करते हैं। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो स्थिति आपको नियंत्रित करती है। एनएलपी इस बात पर जोर देता है कि हर परिस्थिति में एक मौन क्षण आपके व्यवहार की दिशा बदल सकता है। डिटेक्टिंग मैनिपुलेटिव प्रेशर। संघर्ष के दौरान कई बार भावनात्मक दबाव डाला जाता है, जैसे अगर तुम सच में करवाह करते हो, सब लोग ऐसा ही करते हैं, तुम हमेशा गलत समझते हो। ये वाक्य सीधे तर्क पर नहीं, भावना पर काम करते हैं। किताब सुझाव देती है कि ऐसे वाक्यों को पहचानना आवश्यक है। अगर आप भावनात्मक दबाव को पहचान लेते हैं तो आप उसके प्रभाव से बच सकते हैं। अब तक हमने देखा कि संघर्ष में भावनात्मक संतुलन और सीमाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है सत्य और असत्य को पहचानना। क्या बॉडी लैंग्वेज झूठ पकड़ सकती है? क्या संकेतों से धोखे को समझा जा सकता है? अगले भाग में हम समझेंगे कि धोखे और सत्य के संकेत क्या हो सकते हैं और कैसे सावधानीपूर्वक निरीक्षण आपकी समझ को गहरा बना सकता है। ये किताब सिखाती है कि संघर्ष में शांत रहना ही वास्तविक शक्ति है। क्या आप प्रतिक्रिया देते हैं या विचारपूर्वक जवाब? अगर ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Why detecting lies is so difficult? हम सभी ये मानना चाहते हैं कि हम आसानी से झूठ पकड़ सकते हैं, लेकिन सच ये है कि झूठ पहचानना उतना सरल नहीं है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। किताब ये स्पष्ट करती है कि कोई एक संकेत ऐसा नहीं है जो हमेशा झूठ की गारंटी देता हो। झूठ पहचानने की प्रक्रिया संकेतों को जोड़ने की कला है, ना कि एक संकेत पर निर्णय लेने की। द मिथ ऑफ वन सिंगल लाई सिग्नल। अक्सर लोग कहते हैं अगर कोई आंखों में नहीं देख रहा तो वो झूठ बोल रहा है, अगर कोई बहुत ज्यादा देख रहा है तो भी झूठ बोल रहा है। लेकिन ये सामान्यकरण खतरनाक हो सकता है। किताब बताती है कि हर व्यक्ति की सामान्य बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, इसलिए पहले ये समझना जरूरी है कि उस व्यक्ति का नॉर्मल व्यवहार क्या है। जब व्यवहार में अचानक बदलाव आता है तभी संदेह की संभावना बनती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस एंड फेशियल क्लूज। चेहरे के भाव कई बार बहुत सूक्ष्म होते हैं। कुछ भाव 1 सेकंड से भी कम समय के लिए प्रकट होते हैं। इन सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को माइक्रो एक्सप्रेशन कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति शब्दों से खुशी दिखा रहा है लेकिन चेहरे पर क्षणिक तनाव झलकता है तो ये आंतरिक असंगति का संकेत हो सकता है। लेकिन किताब ये भी कहती है कि केवल चेहरे के भाव से निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं है, संदर्भ को समझना आवश्यक है। वॉइस, पॉज एंड वर्बल इनकंसिस्टेंसीज। झूठ के दौरान केवल शरीर नहीं बदलता, आवाज भी बदल सकती है, जैसे अचानक बोलने की गति बदलना, अनावश्यक विवरण देना, बार बार वही बात दोहराना, प्रश्न को सीधे जवाब न देना। कभी कभी व्यक्ति समय खरीदने के लिए रुकता है, कभी विषय बदल देता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि तनाव के कई कारण हो सकते हैं, सिर्फ झूठ नहीं। बॉडी लैंग्वेज अंडर स्ट्रेस। तनाव की स्थिति में शरीर संकेत दे सकता है। होठों को दबाना, गर्दन या चेहरे को छूना, पैर हिलाना, सांस की गति बदलना। लेकिन किताब ये स्पष्ट करती है कि तनाव का मतलब हमेशा झूठ नहीं होता। व्यक्ति शर्मिंदा भी हो सकता है, डरा हुआ भी हो सकता है या असहज भी। इसलिए निर्णय से पहले संदर्भ और परिस्थिति को देखना जरूरी है। कंटेक्स्ट मैटर्स मोर देन क्यूज। एनएलपी और बॉडी लैंग्वेज की समझ हमें निरीक्षण की क्षमता देती है, लेकिन किताब ये चेतावनी भी देती है कि अति विश्लेषण गलत निष्कर्ष दे सकता है। संकेतों को जोड़ना, संदर्भ समझना और व्यवहार में पैटर्न देखना महत्वपूर्ण है। झूठ पकड़ना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, समझ बढ़ाना लक्ष्य होना चाहिए। अब तक हमने सीखा कि बॉडी लैंग्वेज और सूक्ष्म संकेत हमें संवाद की गहराई समझने में मदद करते हैं, लेकिन इन कौशलों का उपयोग केवल रक्षा के लिए नहीं है। इनका उपयोग नेतृत्व और सकारात्मक प्रभाव के लिए भी किया जा सकता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि नेतृत्व में बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास और भावनात्मक तालमेल कैसे भूमिका निभाते हैं। What makes someone a natural leader?
क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना पद या अधिकार के भी कमरे में प्रभाव डाल देते हैं? वे ज्यादा चिल्लाते नहीं, वे खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग उनकी बात सुनते हैं। क्यों? बुक 2 बताती है कि नेतृत्व केवल शब्दों से नहीं आता, ये उपस्थिति, स्थिरता और ऊर्जा से आता है। प्रेजेंस बिफोर वर्ड्स। नेतृत्व की शुरुआत बोलने से पहले होती है। जब कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी चाल, उसकी मुद्रा और उसकी आंखों का संपर्क पहले ही संदेश दे देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अस्थिर है तो उसका संदेश कमजोर पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति संतुलित और स्थिर है तो उसकी बातों में वजन महसूस होता है। उपस्थिति का अर्थ है अपने शरीर और मन में स्थिर होना। डोमिनेंट वर्सेस काम अथॉरिटी। कई लोग नेतृत्व को प्रभुत्व समझते हैं। वे ऊंची आवाज में बोलते हैं, दूसरों को रोकते हैं और स्वयं को केंद्र में रखते हैं। लेकिन किताब ये अंतर स्पष्ट करती है प्रभुत्व और शांत अधिकार में। प्रभुत्व भय पैदा करता है, शांत अधिकार विश्वास पैदा करता है। सच्चा नेतृत्व नियंत्रण नहीं करता, वो दिशा देता है। जब आप स्थिर और स्पष्ट होते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपका अनुसरण करते हैं। एनर्जी कंट्रोल इन ग्रुप सेटिंग्स। समूह में ऊर्जा का संतुलन महत्वपूर्ण है। अगर आप बहुत तेज बोलते हैं जब समूह शांत है तो असंगति पैदा होती है। अगर आप बहुत धीमे हैं जब समूह उत्साहित है तो आप प्रभाव खो सकते हैं। एनएलपी इस बात पर जोर देता है कि पहले समूह की ऊर्जा को पहचानें, फिर धीरे धीरे उसे दिशा दें। यह प्रक्रिया पेसिंग और लीडिंग के रूप में जानी जाती है। पहले तालमेल बनाएं, फिर दिशा दें। इन्फ्लुएंस थ्रू इमोशनल अलाइनमेंट। नेता केवल जानकारी नहीं देते, वे भावना भी साझा करते हैं। अगर आप किसी विचार को केवल तथ्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो प्रभाव सीमित हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे भावना और विश्वास के साथ प्रस्तुत करते हैं तो वो अधिक प्रभावशाली बन सकता है। भावनात्मक तालमेल का अर्थ है सामने वाले की स्थिति को समझकर उसी के अनुसार संवाद करना। ये सहानुभूति और स्पष्टता का संतुलन है। पब्लिक स्पीकिंग एंड मास परसुएशन सिग्नल्स। किताब ये भी बताती है कि सार्वजनिक भाषण में शरीर की भूमिका महत्वपूर्ण है। खुली मुद्रा, संतुलित हाथों की गतिविधि और स्पष्ट आवाज विश्वास बढ़ाते हैं। दोहराव और संरचना संदेश को यादगार बनाते हैं, लेकिन यहां भी नैतिकता आवश्यक है। सार्वजनिक प्रभाव का उपयोग सत्य और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। अब तक हमने नेतृत्व, उपस्थिति और प्रभाव को समझा, लेकिन किताब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालती है, मानव व्यवहार और रसायन। कैसे डोपामीन, आदतें और उत्तेजना निर्णयों और आकर्षण को प्रभावित करते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कि मस्तिष्क के रासायनिक तंत्र कैसे व्यवहार और प्रभाव से जुड़े हैं। ये किताब सिखाती है कि नेतृत्व पहले उपस्थिति में दिखता है, फिर शब्दों में। क्या आपकी उपस्थिति आपके संदेश का समर्थन करती है? अगर ये विचार आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Why we repeat certain behaviors? क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुछ व्यवहार बार बार क्यों दोहराते हैं, भले ही वे हमारे लिए अच्छे ना हो? क्यों हम बार बार फोन चेक करते हैं? क्यों हम बार बार वही प्रतिक्रिया देते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है? बुक 2 बताती है कि मानव व्यवहार केवल निर्णय का परिणाम नहीं है, ये जैविक और मनोवैज्ञानिक चक्रों से जुड़ा है। अंडरस्टैंडिंग डोपामीन एंड मोटिवेशन। डोपामीन एक न्यूरोकेमिकल है जो प्रेरणा और पुरस्कार से जुड़ा होता है। जब हमें कोई सकारात्मक अनुभव मिलता है तो डोपामीन सक्रिय होता है। ये हमें वही व्यवहार दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि प्रशंसा, सामाजिक स्वीकृति और नई उत्तेजना आकर्षक लगती है। किताब ये संकेत देती है कि प्रभाव केवल शब्दों से नहीं, इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं से भी जुड़ा है। रिवॉर्ड लूप्स एंड हैबिट फॉर्मेशन। जब कोई व्यवहार बार बार सकारात्मक परिणाम देता है तो वो आदत बन सकता है। ये रिवॉर्ड लूप है, संकेत, व्यवहार, पुरस्कार। अगर ये चक्र दोहराया जाए तो मस्तिष्क उसे स्वचालित बना देता है। इस सिद्धांत का उपयोग मार्केटिंग, सोशल मीडिया और यहां तक कि व्यक्तिगत संबंधों में भी किया जाता है। छोटे छोटे पुरस्कार व्यवहार को स्थायी बना सकते हैं। एडिक्शन टू अटेंशन एंड स्टिमुलेशन। किताब ये भी बताती है कि मानव मस्तिष्क नवीनता और उत्तेजना की ओर आकर्षित होता है। लाइक, कमेंट, नोटिफिकेशन, ये छोटे संकेत भी डोपामीन सक्रिय कर सकते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति ध्यान और स्वीकृति का आदी हो सकता है। ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यही तंत्र भावनात्मक निर्भरता भी बना सकता है। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है तो वो आपके व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है। कंडीशनिंग थ्रू रेपिटेशन। कंडीशनिंग का अर्थ है दो चीजों को बार बार साथ जोड़ना। अगर कोई व्यक्ति हर बार आपकी मदद के साथ एक विशेष संदेश जोड़ता है तो वो संदेश सकारात्मक भावनाओं से जुड़ सकता है। धीरे धीरे वो विचार मजबूत हो सकता है। इसी तरह नकारात्मक अनुभव भी किसी व्यक्ति या परिस्थिति के साथ जुड़ सकते हैं।
ये प्रक्रिया अवचेतन स्तर पर होती है। ब्रेकिंग अनहेल्थी पैटर्न्स। अगर व्यवहार सीखा गया है तो उसे बदला भी जा सकता है। पहला कदम है संकेत पहचानना, दूसरा पुरस्कार को समझना, तीसरा व्यवहार को नए विकल्प से बदलना। किताब ये सुझाव देती है कि जागरूकता और दोहराव से नई आदतें बनाई जा सकती हैं। ये आत्म प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया है। अब तक हमने बुक 2 में सीखा स्वयं प्रभाव, NLP की नींव, भावनात्मक स्थिति नियंत्रण, उन्नत संवाद, सामाजिक गतिशीलता, संघर्ष प्रबंधन, झूठ पहचान, नेतृत्व और ऊर्जा और व्यावहारिक कंडीशनिंग। अंतिम भाग में हम इन सभी अवधारणाओं को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि संतुलित और नैतिक प्रभाव कैसा दिखता है। ब्रिंगिंग ऑल द पीसेस टुगेदर। अब जब हम बुक 2 की पूरी यात्रा को देखते हैं तो हमें एक स्पष्ट संरचना दिखाई देती है। ये किताब केवल दूसरों को पढ़ने या प्रभावित करने की तकनीक नहीं सिखाती, ये स्वयं को समझने और संतुलित रूप से प्रभाव डालने की प्रक्रिया सिखाती है। हमने शुरुआत की थी स्वयं प्रभाव से, फिर NLP की नींव समझी, भावनात्मक स्थिति, भाषा, रैपो, बॉडी लैंग्वेज, संघर्ष प्रबंधन, नेतृत्व और व्यावहारिक कंडीशनिंग तक पहुंचे। अब समय है इन सब को एक साथ जोड़ने का। द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड मास्टरी। नियंत्रण और महारत में अंतर है। नियंत्रण का उद्देश्य दूसरों पर प्रभाव जमाना हो सकता है, महारत का उद्देश्य स्वयं को स्थिर और स्पष्ट बनाना है। अगर कोई व्यक्ति केवल तकनीक सीखता है लेकिन आत्म जागरूक नहीं है तो उसका प्रभाव अस्थायी होगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को समझता है, अपनी भावनाओं को पहचानता है और अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेता है, उसका प्रभाव स्थायी और सकारात्मक होता है। एथिकल इन्फ्लुएंस इन रियल लाइफ। किताब बार बार ये संकेत देती है कि प्रभाव एक शक्ति है और हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। नैतिक प्रभाव का अर्थ है पारदर्शिता, सम्मान, स्वतंत्रता का सम्मान और पारस्परिक लाभ। अगर प्रभाव का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ है तो वो संतुलन बिगाड़ सकता है, लेकिन अगर उद्देश्य सहयोग और विकास है तो प्रभाव नेतृत्व बन जाता है। सेल्फ अवेयरनेस एज द अल्टीमेट स्किल। बुक 2 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जागरूकता। अगर आप अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने पैटर्न को पहचानते हैं तो आप प्रभाव के शिकार कम बनते हैं। आप समझते हैं कि कौन सा संदेश आपको प्रभावित कर रहा है और क्यों। ये जागरूकता आपको स्वतंत्र बनाती है। कम्युनिकेशन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। संवाद केवल बोलना नहीं है, ये जिम्मेदारी है। आपके शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं या निराश कर सकते हैं। आपकी मुद्रा किसी को आत्मविश्वास दे सकती है या असहज कर सकती है। इसलिए किताब ये सुझाव देती है कि हर संवाद में सजगता जरूरी है। जब आप समझते हैं कि आपके शब्द और संकेत प्रभाव डालते हैं तो आप उन्हें सोच समझकर उपयोग करते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ थ्रू प्रैक्टिस। इन सभी तकनीकों का उद्देश्य तुरंत परिणाम नहीं है, ये अभ्यास की प्रक्रिया है। रैपो बनाना, भावनात्मक स्थिति बदलना, सीमाएं स्थापित करना, सुनना और बोलना, ये कौशल अभ्यास से मजबूत होते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका संवाद अधिक स्पष्ट है, आपकी उपस्थिति अधिक स्थिर है और आपके निर्णय अधिक संतुलित हैं। फाइनल रिफ्लेक्शन एंड लाइफ एप्लीकेशन। अब जब ये यात्रा पूरी होती है तो एक अंतिम प्रश्न बचता है। आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप इसे दूसरों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करेंगे या स्वयं को बेहतर बनाने के लिए? बुक 2 हमें सिखाती है कि असली शक्ति दूसरों पर नहीं, स्वयं पर नियंत्रण में है। क्या आप अपने शब्दों, भावनाओं और व्यवहार के प्रति जागरूक हैं? अगर ये विचार आपके जीवन को छूता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।